इनोक्यूलम। तो वो क्या करता है, इनोक्यूलम जाकर वहाँ पर रिएक्शन करता है और फिर जाकर कर्ड बन जाती है। तो वो भी क्या आएगा, हमारा केमिकल रिएक्शन के अंडर आएगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो आज हम क्लास 10th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री के अंडर आता है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए कि व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन, है ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म वन और द मोर सब्सटेंसेज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऐसा एक रिएक्शन होता है जिसमें कि क्या होता है कि मतलब ऐसे कोई हमने कोई चीज़ें ली होंगी जिससे कि एक बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट बनेगा, जो कि मतलब बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी जो भी हमने लिया था। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर A+B लिया और इसने बनाया यहाँ पर C+D, यहाँ पर बना हमारा C+D। तो हमने ये क्या लिया है, इसको हम बोलते हैं इस वाली साइड को रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट मतलब होता है जो बंदे रिएक्ट करके कुछ और बनाएंगे, और वो कुछ और बनाएंगे, वो जो बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो जब भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो रिएक्टेंट हम कौन सी वाली साइड लिखेंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर हमेशा लिखते हैं हम प्रोडक्ट। तो हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर भी यही लिखा है, द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज द रिएक्टेंट्स, द सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज द प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में जो भी हम सब्सटेंस लेते हैं, जिसको भी हम रिएक्ट करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और उनके रिएक्शन से जो हमें चीज़ मिलती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट हमेशा आप लेफ्ट साइड लिखेंगे और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा आप राइट साइड लिखोगे। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में लिखते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या है कि कैसे कैसे हमारी रियल लाइफ में कौन से एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे पेट में अब जैसे फूड है ना, तो वो क्या होता है, जाके डाइजेस्ट होता है। अब कुछ चीज़ें क्या होती है, अब जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट्स था तो वो अलग चीज़ों में ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होगा, वो भी केमिकल रिएक्शन के जरिए ही ब्रेक होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना, है ना। तो सांस लेते हैं तो फिर अब हमारे अंदर गैस जाती है, फिर वो हमारे पूरे ब्लड में जाती है, फिर ब्लड के बाद फिर वो लंग्स वगैरह एंड सो ऑन सब में जाती है। तो उसमें भी एक केमिकल रिएक्शन की इन्वॉल्वमेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। जब रस्टिंग मतलब होता है जब जंग लग जाता है आयरन को, तो फिर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ऐसे नहीं, हाँ हमने हवा में रखा, पानी डाल दिया, हाँ भी जंग लग गया, ऐसे नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, टाइम लगता है, केमिकल रिएक्शन होता है, धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन होकर उसमें रस्ट लग जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसमें भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अगर हम दही जमाते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। कैसे, हमें क्या डालना पड़ता है, थोड़ा सा इनोक्यूलम। इनोक्यूलम मतलब होता है जो हम थोड़ा सा सैंपल लेते हैं दही का, जो हम दूध में डालते हैं, उसको हम बोलते हैं इनोक्यूलम, जिसको आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो दही के लिए जो हम खट्टा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो उसको हम किस में डालते हैं, दूध में डालते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनोक्यूलम। तो वो क्या करता है, इनोक्यूलम जाकर वहाँ पर रिएक्शन करता है और फिर जाकर कर्ड बन जाती है। तो वो भी क्या आएगा, हमारा केमिकल रिएक्शन के अंडर आएगा। तो केमिकल रिएक्शन हमारे रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो चेंज इन स्टेट, है ना, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, है ना, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो चेंज इन स्टेट से क्या मतलब है, मान लो कि अगर मैंने कोई एक रिएक्शन लिया, है ना, मान लो मैंने ए लिया था और बी लिया था। बी और ए जो थे ये थे एक गैस में और एक सॉलिड में, जिसने कि मेरे को जो प्रोडक्ट दिया सी वो था लिक्विड में। तो ये क्या हुआ, चेंज हुआ स्टेट। स्टेट चेंज होने से मतलब होता है कि यहाँ पर क्या था, पहले गैस था, सॉलिड था, क्या बना दिया मिलकर इन्हें, लिक्विड बना दिया। या फिर मान लो कि ये दोनों सॉलिड थे और इसने मिलकर क्या बना दिया, कुछ भी केमिकल रिएक्शन कर कर लिक्विड बना दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन कलर। अब मान लेते हैं कि ये पहले था ऑरेंज कलर का, अब हमने कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन करवाया था कि ये हो गया हमारा वायलेट कलर का। तो ये क्या होता है, चेंज इन कलर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। मान लो मैंने यहाँ पर जो रिएक्शन करवाया था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई था, तो यहाँ पर क्या था, हाई टेम्परेचर था। और जब हमने यहाँ पर हम पहुँच गए, जब सी बन गया, तो मान लेते हैं हम कि टेम्परेचर क्या हो गया था, काफ़ी ज़्यादा लो, मतलब लाइक नियरली 0 डिग्री सेल्सियस हो गया था। और यहाँ पे मान लो कि 47 डिग्री सेल्सियस था। तो ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। अब मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर यही सेम हमने लिया था A+B, जिसने हमें सी दिया था, और फिर यहाँ पर H2 लिखा था इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो गैस की फॉर्म में क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ। मतलब एवोल्यूशन ऑफ गैस से मतलब होता है अगर हमने
कोई रिएक्शन करवाया तो उस रिएक्शन में गैस निकली है, धुआं निकला है, उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। इसमें से अगर कोई भी देखने को मिलेगा तो वो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। तो हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी अभी हमने पढ़ा कि भाई केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें चेंजेस आते हैं फिजिकल स्टेट में, कलर में चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है। तो वो सारी केमिकल इक्वेशन जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, लिखने का तरीका क्या है उसको, तो हम वो एक बार देखते हैं। उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक है हमारा वर्ड इक्वेशन, एक है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ड इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई जिंक को हम क्या सिंबल बनाएंगे, Zn होता है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या होगा, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे H2SO4 है, यहाँ पे क्या लिखा है जिंक, तो जिंक को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कहलाएगी हमारी केमिकल इक्वेशन। अगर हमने जिंक जैसे Zn है, अगर हमने इसको पूरा ऐसे स्पेलिंग वगैरह सब कुछ ऐसे वर्ड्स में लिखा है तो उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। तो अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ड्स में लिखा है। तो जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये LHS मैंने आपको पहले बताया था कि अभी रिएक्टेंट होता है, और RHS मतलब कि राइट हैंड साइड हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। रिएक्टेंट कौन होता है, जिसको हम रिएक्ट करवा के कुछ चीज़ बनाने लगे हैं। तो जो चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जो भी हमारे पास सामान मिलता है हमें उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और जिन चीज़ों से बना है वो उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हो, आई मीन राइट हैंड साइड पे लिखते हो। नेक्स्ट आता है अब हमारा यहाँ पर केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा था जिंक, तो आप जिंक को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, Zn से। सल्फ्यूरिक एसिड को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, H2SO4। जिंक सल्फेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ZnSO4। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ZnSO4 अगर हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो। नेक्स्ट क्या हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कभी आप H नहीं लिखोगे, हमेशा आपको क्या लिखना है, H2 लिखना है। ठीक है, और आपको जब आप ये इक्वेशन लिख लेते हो तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस से क्या मतलब है कि Zn अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। H2 यहाँ पर 2 है, H यहाँ पर कितने 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2 है। यहाँ पर SO4, S 1 बार है, O 4 बार है, यहाँ पर भी O 4 बार है और S 1 बार है। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मतलब बैलेंसिंग भी आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशन करेक्टली। तो केमिकल इक्वेशन भी आपको पता चल गई। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, वर्ड्स में लिखा था, यहाँ पर हमने उसी चीज़ को सिंबल में लिख दिया है। आपको इसके लिए याद होने चाहिए कुछ पीरियोडिक एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि आपको अभी फ़िलहाल आप 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिए। 10th क्लास के लिए इतना इनफ होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे तो बैलेंस है। जैसे Zn कितना है 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर H कितना है 2, यहाँ पर भी कितना है 2, यहाँ पर S कितना है 1, और यहाँ पर S कितना है 1, यहाँ पर O कितना है 4 बारी, और यहाँ पर O कितना है 4 बारी। तो ये क्या हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट ये वही है हमारा LHS पे हमेशा आएगा रिएक्टेंट, और RHS पे हमेशा आता है हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्या हमारा केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। की अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं हम वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि एलिमेंट क्या है, Zn का जिंक, तो हमने किसको रिप्रेजेंट करा, इसका सिंबल क्या आएगा, कैपिटल Z एंड स्मॉल n। तो कभी भी अगर आप कोई एलिमेंट लिखते हो जिसमें कि 2 मतलब अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो आप पहला अल्फ़ाबेट जो है हमेशा कैपिटल लिखोगे। मान लो हमें एल्यूमिनियम लिखना है तो A कैपिटल L स्मॉल। मान लो हमें अगर जिंक लिखना है तो Z कैपिटल N स्मॉल। क्लोरीन लिखना है तो C कैपिटल L स्मॉल। ऐसे हम लिखते हैं, कभी भी आप ऐसे नहीं लिखोगे, गलत है ये गलत हो जाएगा, पूरी इक्वेशन ही गलत मानी जाएगी भले ही आपने अपनी तरफ से सही लिखी हो। नेक्स्ट आप देखो और क्या क्या चेंजेस आते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। अब आपको क्या मेंशन करना चाहिए, यहाँ पर फिजिकल स्टेट मेंशन करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल स्टेट आप कैसे मेंशन करते हो, यहाँ पर मान लो गैस था, यहाँ पर मान लो ये हमारा लिक्विड था, यहाँ पर ये मान लेते हैं हम यहाँ पर सॉलिड था। तो इसको हम बोलते हैं कि फिजिकल स्टेट आपको रिप्रेजेंट करनी चाहिए। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, जो भी आपकी स्टेट है वो आपको रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा the necessary conditions such as temperature, pressure, any catalyst should be written on the arrow between the reactant and the product। अब मान लो कि हमने यहाँ पर इसके लिए मैंने कोई भी कैटलिस्ट लिया, जो कि मैंने लिया पैलेडियम, तो इसको हम एरो के ऊपर लेते हैं। अब मान लो कि मैंने इसको करवाया था कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में मैंने इसको रिएक्ट करवाया था। तो इसलिए अब अगर हमें जो भी लिखना है, यहाँ पर मान लो मेरे को टेम्परेचर लिखना है, मैंने इसको ना
330 केल्विन पर रिएक्ट करवाया, तो वो जो टेम्परेचर है वो भी मेरे को एरो के ऊपर ही लिखना होगा। तो यहाँ पर वही लिखा है कि जो भी नेसेसरी कंडीशन होगी, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट क्या होता है हमारा? कैटलिस्ट होते हैं हमारे जो भी चीज़, जैसे मान लो पैलेडियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कैटलिस्ट की तरह यूज़ की जाती है काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस में। तो जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को, मान लो कोई रिएक्शन था 1 घंटे में हो रहा था, अब मैंने कैटलिस्ट यूज़ करके उसको 15 मिनट में करा दिया, 10 मिनट में करा दिया, तो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या हमारा यहाँ पर, जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, मैग्नीशियम इन बर्नड इन एयर, मैग्नीशियम इज बर्नट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम हमने क्या करा था, एयर मतलब एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो हमने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करा तो MgO बना, तो हमें यहाँ पे क्या मिली, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली है। तो ये ऐसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।